कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित विषय की जो 26 मार्च 2025 को बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में आने वाले निबंधात्मक प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के वीडियो बना लिए हैं, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस के यानी एबैसिडर वाले प्रश्नों से संबंधित वीडियो, रिक्त स्थान वाले वीडियो, अति महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं, लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न हैं या फिर दीर्घउत्रात्मक टाइप के प्रश्न हैं, उन सबसे संबंधित वीडियो अलग अलग प्रकार के बना लिए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के। उन वीडियो को आप परीक्षा में जाने से पूर्व एक बार जरूर देख लें और उन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लें। आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम इस वीडियो पर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न संख्या 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिनको हम निबंधात्मक प्रश्न के अंदर काउंट करते हैं। और ये 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंकों का होगा, यानी कि कुल मिलाकर ये 12 अंकों का हमारा बनता है टॉपिक निबंधात्मक प्रश्नों का। 3 प्रश्नों के 4 अंकों के हिसाब से टोटल 12 अंक। तो इन 12 अंकों की अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो इनमें जो प्रश्न आते हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट वाइज अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि बड़ा प्रश्न आता है और उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर में से ये प्रश्न आएंगे। तो 3 ही प्रश्न हैं, तो 3 चैप्टर अलग अलग हैं, उनमें से ये प्रश्न आने हैं। एक तो है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, उसमें से एक प्रश्न आएगा। एक है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से भी एक प्रश्न आएगा। और एक अध्याय 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स में से भी एक प्रश्न आपको 4 अंकों वाला निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम देख लेते हैं इन अध्यायों में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, और जिनके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो सभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, इसमें से जो एक प्रश्न आना है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। इसका पहला ही प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना यानी द्विघात समीकरण को हल करना, अलग अलग मेथड हैं। आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप गुणन खंडन विधि के द्वारा भी मूल ज्ञात कर सकते हो, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। 2 मेथड में से कोई भी एक मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले दी गई द्विघात समीकरण लिख लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है ना, इसकी मानक द्विघात समीकरण से कंपैरिजन करनी है हमने। मानक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, इस समीकरण से हमने इसको कंपेयर करना है और इसके जो गुणांक है a b c, इनकी वैल्यू इस समीकरण को देखकर निकालनी है। देखो, x² के गुणा में जो भी नंबर होता है ना वो a होता है, तो इधर x² के गुणा में क्या है, 1 है। x के गुणा में जो भी नंबर होता है वो b होता है, तो x के गुणा में इधर माइनस का 2 है तो माइनस 2 आ गया। अचर पद c होता है, कांस्टेंट टर्म माइनस का 8। ठीक है, ए बी सी के मान निकाल लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ गुणनखंडन विधि से। तो गुणनखंडन विधि में जैसे ये x² माइनस 2x माइनस 8, ये 3 ही टर्म है, हमें इनको 3 को 4 पदों में तोड़ना है। 4, ये 3 पद है, हमें 4 पद बनाने हैं इसके। तो ये जो x वाला पद होता है ना, इसके 2 टुकड़े करने होते हैं, 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। और हमें अपनी मर्जी से नहीं करना, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि गुणनखंड बन जाए। मेन टारगेट हमारा इसमें गुणनखंड बनाना है। तो अगर हम किसी और तरह से करेंगे, अपनी मर्जी से कर लेंगे, तो हो सकता है इसके गुणनखंड ना बने। तो हमें थोड़ा सा रूल फॉलो करना होता है। जो चीज़ गुणनखंड को बनाने के लिए, गुणनखंड रूप बनाने के लिए ज़रूरी होती है ना, वो आपको मैं इधर इस साइड में रफ वर्क कह लो या फिर इसको फेयर वर्क भी आप कह सकते हो। ये चीज़ आप देखो, ए बी सी के मान हमने लिख लिए। अब आपको एक काम करना है, ए का और सी का, जो ए आया है और सी आया है उनका मल्टीप्लाई कर दो। 1 और माइनस 8, इनका मल्टीप्लाई माइनस का 8 आ गया। ओके, अब माइनस 8 जो है ना, इसका एक बार माइनस को आप इग्नोर करो, लेकिन आप इस 8 को देखिए, 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 8 किस पहाड़े में आता है। 8 1 के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती है, 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। बस ये चीज़ें आपने कोई भी पहाड़ा मिस नहीं करना। 1 2 4 और 8, इन 4 पहाड़ों में आता है ये। यानी 8 के जो गुणनखंड है ना, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक है, ये हमने इसके गुणनखंड लिख लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इस बीच वाली टर्म को तोड़ना है, तो बीच में जो x है ना, इसका मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2, ये वाला b का मान।
अब b के मान को हमने एडजस्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस आया था। अब इस माइनस का यूज़ आपको मैं बताता हूँ। ये जो माइनस होता है ना, ये हमें बताता है कि जोड़ करके बनाना है या घटाव करके बनाना है। अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का मतलब घटाव होता है, तो हमें घटाव करके 2 लेके आना है। इन संख्याओं में से ऐसी 2 संख्याएं चुननी है जिनका घटाव करने पर 2 आ जाए। तो देखो 4 और 2, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है। बस ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। माइनस के कारण हमें घटाव करना होता है, अगर यहाँ प्लस आता तो फिर जोड़ करके फिर बनाते, जो भी नंबर होता वो बनाते। अब 2 और 4 का घटाव करेंगे, 4 और 2 का घटाव करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। बस बस आपने इस 2 को रिप्लेस कर दिया 4 माइनस 2 से, इस 2 को रिप्लेस कर दिया 4 माइनस 2 से। बस अब आगे आपका सवाल हो जाएगा। इस वाले माइनस को नहीं छेड़ना, बस यहाँ जो वैल्यू है ना बस उसको चेंज करना है। अब एक्स स्क्वायर बाहर इस ब्रैकेट के माइनस है, तो माइनस जब अंदर जाएगा ना मल्टीप्लाई होगा तो अंदर चिन्ह बदलेगा। ये 4 प्लस का था, 4 का x के साथ गुणा होगा 4x हो जाएगा प्लस का, लेकिन बाहर वाले माइनस के कारण ये माइनस का 4x होगा। x का जब अंदर गुणा करेंगे 2 से, 2 माइनस का है तो माइनस के 2x, इस बाहर वाले माइनस ने इसको प्लस का 2x कर दिया। फिर आगे माइनस का 8, इस पर हमने चिन्ह चेंज नहीं करना, ये तो अलग है, इस ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या है। माइनस का 8 बराबर 0। अब आप एक काम करोगे, इसमें आपने क्या वर्क करना है, इसमें करना है आपने कि ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, इनमें कॉमन लेना है दोनों में, और इन दोनों संख्याओं में भी कॉमन लेना है। कॉमन देखना है कि क्या क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस में 2 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है 2 में और 8 में, तो यहाँ पर भी x माइनस 4 आ जाएगा। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों ही टर्म में आ रहा है, x माइनस 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको एक बार फिर से कॉमन ले लोगे। x माइनस 4 जब कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से तो x बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 2, तो ये बन गया x माइनस 4 इंटू में x प्लस 2 गुणनखंड रूप। और जब गुणनखंड रूप के बराबर में 0 आ गया तो हम लिखेंगे, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है तो ये श्योर है कि या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी। तो हम इसमें x माइनस 4 को 0 के इक्वल में रखेंगे, तो और x माइनस 4 अगर 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और दूसरा जो गुणनखंड है x प्लस 2, अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान माइनस का 2 आएगा। इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल हमने निकाल लिए 4 कोमा माइनस 2। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन। गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0 को हल कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, अंडर रूट वाली टर्म आ गई इसमें। हालांकि ये क्वेश्चन होना पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें अंडर रूट एक आने के कारण फिर इसको हम देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो इसका सोल्यूशन देखो बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण को नोट कर लिया। अब एक बात आपने नोट करनी है, अगर तो अंडर रूट बीच वाली टर्म पे लगा हुआ है तब क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आएगी। बीच वाली टर्म पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, साइडों वाली टर्म पे चाहिए अंडर रूट आ जाए। जैसे मान लो ये अंडर रूट यहाँ ना होता और बीच में होता अंडर रूट 3, तो हम क्या करते, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते, जिससे कि बीच वाला अंडर रूट हट जाता, साइडों में आ जाता। ठीक है, दोनों इन टर्म में आ जाता। एक्स के साथ अंडर रूट 3 चल जाएगा, लेकिन अंडर रूट 3 नहीं होना चाहिए, सॉरी। एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद है उसमें अंडर रूट 3 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए। तो ये चीज़ आपने थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो पहले अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0, ये हमने पूरा का पूरा इक्वेशन नोट डाउन कर लिया। अब इसका कंपेरिजन करेंगे हमारा जो मानक द्विघात समीकरण होता है ना उसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ कंपेयर करके हम ए बी सी के मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है तो ए का मान अंडर रूट 3 आ गया, एक्स के गुणा में बी का मान 10 आ गया, और अचर पद जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होती है, तो 7 अंडर रूट 3 आ गया सी का मान। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अब आपको ए का और सी का मल्टीप्लाई करना है। ये ए है और दूसरा ये सी है, ए और सी का क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए का सी के साथ गुणा, अंडर रूट 3 का गुणा 7 अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा होकर 3 बन जाते हैं, और 3 का गुणा फिर आगे 7 से और करेंगे तो 3 साते 21, 21 आ गया। ओके, प्लस का 21 आया, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 21 एक के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और 21 के पहाड़े में आता है। ये सारे पहाड़े हमने लिख लिए। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था, अब हमें इस बीच वाले 10 को तोड़ना है, दो भागों में डिवाइड करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं 10x के।
तो इसको दो भागों में तोड़ने के लिए हम देखेंगे कि b का मान 10 है और हमने जो a और c का मल्टीप्लाई किया था वो प्लस में आया था, प्लस की वैल्यू थी 21। अब हमें इन चारों संख्याओं में से ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी थी जिनका जोड़ करने पर, क्योंकि प्लस है तो जोड़ करने पर 10 आ जाए। तो 3 और 7 आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, 3 और 7। 3 और 7 का आपने क्या करना होगा, इसमें दो टुकड़े कर लिए, 3 और 7। 10 की जगह पर आप लिखोगे 3 + 7। 3 + 7 लिखते टाइम भी आप ध्यान दीजिए, 7 को आप इधर ना लिखकर 3 को लिखिए, क्योंकि √3 वाली टर्म इधर है और 7 ये जो है ना इधर इधर काम आएगा। 7 इधर पड़ा है तो ये इधर काम आएगा। तो हमने आगे पीछे कर सकते हैं, जोड़ में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, सारे मान प्लस के हैं तो बस सारे प्लस के ही आएंगे। √3x² प्लस 3 के साथ x का गुणा 3x और 3 के 7 के साथ x का गुणा 7x। इसके बाहर यहाँ कुछ है नहीं तो डायरेक्ट खुल गया और प्लस में 7√3 AGT आ गया। अब ये 4 टर्म बन गई। इन 4 टर्म में से पहली 2 टर्म में से हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और बाद वाली दोनों टर्म में भी हमने कुछ ना कुछ कॉमन लेकर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो देखो बच्चों, √3x² प्लस 3x, √3 यहाँ पर है और ये जो 3 है ना, ये वास्तव में क्या है, 2 बार √3 का गुणा है। √3 और √3 मिलकर बना देते हैं, गुणा कर कर 3 बना देते हैं। तो √3 यहाँ भी पड़ा है और यहाँ पर भी पड़ा है, वो हमें दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ √3 है, 2 बार है उल्टा। तो √3 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से एक x² और x में से भी एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर अकेला x बच जाएगा और प्लस का प्लस। √3 को जब 3 में से कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 2 बार √3 है, उसमें से एक बार √3 तो कॉमन हो गया, दूसरे वाला बच गया। प्लस में अब आगे इन दोनों टर्म में 7x + 7 √3, तो 7 सीधा सीधा कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 7 को कॉमन ले लीजिए और बाकी बचा हुआ मान यहाँ से x बच गया और यहाँ से √3 बच गया, बराबर में आगे 0 तो है ही। ये वाली टर्म देखो आप, ये टर्म दोनों में सेम है, यहाँ पर भी और आगे यहाँ पर भी, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म दोनों में सेम है। तो हम इसको फिर से कॉमन ले लेंगे x + √3 को और बचा हुआ वैल्यू अपने आगे लिख देंगे। यहाँ √3x यहाँ से बचा और प्लस का 7 बच गया। ओके, अब इन दोनों का आ गया गुणनखंड रूप, और गुणनखंड रूप में बराबर में अगर 0 आ जाए तो दोनों में से कोई एक संख्या या दोनों 0 होंगी। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहले हम लिखेंगे या तो x + √3 = 0 या फिर √3x + 7, दूसरा जो गुणनखंड है या वो 0 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3। इसको सोल्व करेंगे तो पहले √3x की वैल्यू आएगी माइनस का 7 और x की वैल्यू आ जाएगी -7 बटा √3। अब √3 जब बटा में होता है ना तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता होगा, ताकि बटा में √ ना रहे। √3 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस का 7 √3 ऊपर आ गया और √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। पहला आंसर तो आ गया x का मान -3, माइनस का √3 था, सॉरी यहाँ -3 लिखा गया, माइनस का √3, और दूसरा है माइनस का 7 √3 बटा 3। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस a² - b² पूरा ब्रैकेट में बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा सा डाउट रखवाने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमारा कैलकुलेशन जो है ना वो हमारे जो जैसे हम करते होते हैं बिल्कुल वैसे करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। पहले हमने द्विघाती सूत्र द्विघात समीकरण नोट कर लिया, जो भी द्विघात समीकरण है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b²। अब ये जो समीकरण है ना हमारी, इसमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि ये समीकरण मानक द्विघात समीकरण के अनुसार है। सबसे पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला और फिर बिना x वाली टर्म, तीनों टर्म इसमें आई हुई है। तो फिर हम इसकी मानक द्विघात समीकरण के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो a का मान क्या आएगा, a का मान जो x² के गुणा में होता है वो a होता है, तो x² के गुणा में 4 है तो 4 आ गया। b होता है x के गुणा वाली संख्या यानी 4b, और c होता है अचर पद। अचर पद यहाँ पर है -a² माइनस b², ये पूरा मान यहाँ पर -a² माइनस b²। जब ब्रैकेट अंदर खोलेंगे, बाहर वाला माइनस है वो b² को तो प्लस का चेंज कर देगा और a² को माइनस का बना देगा, यानी b² माइनस a² आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। तो पहले हम द्विघाती सूत्र नोट करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a।
ये वाला फॉर्मूला हम अब अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, एक तो थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पर भी फार्मूले में छोटे ABC लिखे हुए हैं और यहाँ पर इसमें भी ABC है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो यहाँ पर जो ABC है ना, इनके मान बड़े ABCD के रूप में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप देखो आगे, इसके बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसके अंदर से हमें b का मान लिखना है। तो माइनस b का मान 4b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, यानी 4b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर में। फिर माइनस 4ab AC, 4 इंटू ए का मान 4 गुणा c का मान b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारी वैल्यू आ गई। अब बटा में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू ए का मान 4, ये माइनस का 4b प्लस माइनस ये 4b का होल स्क्वायर, 4b को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b स्क्वायर आएगा। इधर 4 चौके 16, 16 का गुणा अंदर करेंगे, माइनस 16 का गुणा करेंगे एक्चुअल में, माइनस 16 है ना, ये माइनस के 4 इंटू 4 है तो माइनस के 16 है, गुणा होगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 16 का गुणा जब हम b स्क्वायर से करेंगे तो 16b स्क्वायर, माइनस के कारण वो माइनस 16b स्क्वायर होगा। इस वाले माइनस को इस वाले माइनस ने प्लस में चेंज कर देना है, 16a स्क्वायर आ जाएगा। अब 16b स्क्वायर एक प्लस का भी पड़ा था, एक माइनस का भी पड़ा था, दोनों हो गए कैंसिल आउट। बटा में इसके 2 इंटू 4 8 है ही। अब बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 4b प्लस माइनस अंडर दी रूट, यहाँ से केवल ये वाली टर्म बची 16a स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 8 तो है इसके। अब आगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4b प्लस माइनस 16a स्क्वायर का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, तो माइनस 4b प्लस माइनस 4a बटा 8। अब इसके बाद हम आगे इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 कॉमन लेने पर, दोनों ऊपर वाली दोनों टर्म में 4 था ना, 4 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस a और बटा में 8, 8 से ये कटेगा 4 2 पर, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो बच जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a बटा 2। एक बार प्लस का सिंबल ले लो, माइनस b प्लस a बटा 2, और एक बार माइनस b माइनस a बटा 2, तो दो उत्तर आ जाएंगे। एक तो आएगा, इसको a को पहले लिख लो प्लस वाली टर्म को, a माइनस b बटा 2, और दूसरा हो जाएगा माइनस कॉमन आकर प्लस का a प्लस का b बटा 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में से, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये बाकी जो सवाल आ रहे हैं ये गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से हल करने वाले आ रहे हैं। आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें द्विघात समीकरण भी बनानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं कि क्या कुछ करना है। सबसे पहले दी गई द्विघात समीकरण को नोट करो, फिर हम मानक द्विघात समीकरण लिखेंगे, ABC के मान लिखेंगे, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आगे जैसे कि गुणनखंड विधि है तो उसमें a और c का मल्टीप्लाई करना होता है। a और c का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होता है या 7 होता है। 7 2 ही पहाड़ों में आता है, या तो 1 के पहाड़े में या 7 के पहाड़े में आता है, बस। इसके बाद अब आपको देखो प्लस का उत्तर आया था ना ये, तो इसका मतलब हमें प्लस करना है इन दोनों को, और बनाना क्या है 8। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एक और 7 का जोड़ करने पे 8 आता है, और गुणा करने पे 7 आता है, तो डायरेक्ट हम इस 8 को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस 7 से। हमने देखो 7 प्लस 1 भी हम इसको लिख सकते थे, पहले 7 फिर 1, लेकिन हमने ये देखा कि आगे प्लस का 7 पड़ा है तो 7 इस तरफ रखेंगे ना तो 7 कॉमन आ जाएगा। हालांकि आप इधर रख के भी करोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन हम आगे पीछे करके कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी मर्जी से नहीं, इसको हम 1 को पहले लिख दिया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 का गुणा x के साथ करेंगे 1x, प्लस x का गुणा 7 से करेंगे 7x, और प्लस का 7, इन दोनों में से केवल x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा, इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में सेम टर्म है, तो x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस 1 हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, और उसके बाद जो बचा हुआ है x और प्लस का 7 वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, दोनों का गुणनखंड रूप 0 है, तो हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 7 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर -1, x बराबर -7। अतः द्विघात समीकरण के हल हो जाएंगे x के मान -1, -7। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, 4 अंकों के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या ही कहना, लेकिन इतना क्वेश्चन ईजी आने वाले चांसेस कम हैं। क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिसमें समीकरण को निर्माण भी करना है और उसको सोल्व भी करना है, और इसमें आपको पता है अथवा में क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होगा आपको। देखो 5वां प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकोगे। आपके पास एक संख्या है 16, उसको दो ऐसे भाग में डिवाइड कर देना है कि जो बड़ा भाग है ना उसके वर्ग का दुगुना करके छोटे भाग का वर्ग से 164 अधिक है वो। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना बड़ा भाग तो है x, 16 के दो पार्ट है ना, तो 16 का बड़ा भाग तो हो गया x। तो छोटा भाग क्या रहेगा फिर, 16 में से x कम हो जाएगा। बड़ा भाग अगर x मान लिया तो छोटा भाग 16 में से x कम हो जाएगा, तो 16 माइनस x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, बड़ा भाग और इसके वर्ग और इसका दुगुना, तो दो का गुणा कर दो, इसके बराबर होगा छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो छोटे भाग के वर्ग में दो जोड़ दें, 164 जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे दोनों। फिर बड़े भाग के वर्ग का दुगुना और छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो 164 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिए, इसमें बराबर में जीरो आ गया। अब इसमें मान रखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और बराबर में 16 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर प्लस में 164। अब इधर तो आ जाएगा 2x², एज इट इज आ गया x² का, x का वर्ग करेंगे तो x² और 2 का मल्टीप्लाई है तो 2x²। इधर हम अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो पहले a² यानी 16 का स्क्वायर 256, फिर माइनस 2ab यानी कि 2 का गुणा 16 से कर दो, 16 दूना 32, 32 का गुणा आगे x के साथ करो 32x, और माइनस का 32x हो जाएगा, और प्लस में आखिर वाला टर्म है b का स्क्वायर, b कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 164 तो है ही। ये सारे के सारे मान हम उठाकर इस तरफ लाएंगे। तो इधर पहले से था 2x², ये x² इधर आके माइनस का हो गया, फिर ये माइनस का 32 प्लस का 32 हो गया, 256 और 164 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 420, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 32x, 2x² में से x² माइनस हो गया x² प्लस में 32x और माइनस के 420 बराबर 0। ये क्या हो गई, एक द्विघात समीकरण। अब हमें इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। हमारे पास अलग अलग मेथड है, कोई भी एक मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। द्विघाती सूत्र हम इसमें लगाते हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। और अब इस समीकरण से हम ए बी सी के मान भी नोट कर लेते हैं साइड में। a का मान x² का गुणांक a होता है 1, x का गुणांक b होता है 32 और c होता है अचर पद। ये सारे के सारे मान हमने इसमें नोट कर लिए। तो इसके बाद अब फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, पहले माइनस, फिर b का मान 32 प्लस माइनस अंडर द रूट b², 32 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और इंटू में c का मान माइनस 420, माइनस के 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा। ये माइनस इस माइनस को बदल देगा प्लस में, तो दोनों माइनस प्लस में बदल गए। 4 एकम 4, 4 का गुणा 420 से करेंगे 1680। आगे सोल्व करेंगे, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट में जो दो वैल्यू है दोनों प्लस किए जुड़ जाएगी, 2704 हो जाएगा, 2704 बटा में 2। इसे आगे सोल्व करेंगे तो माइनस 32 प्लस माइनस, अब 2704 का वर्गमूल अगर आपको याद है तो इसका वर्गमूल होता है 52। अगर नहीं है याद तो इसके गुणनखंड करके वर्गमूल फैक्टर करके आप निकाल सकते हो, और बटा में 2। अब एक बार प्लस का सिंबल ले लो, एक बार माइनस का सिंबल ले लो, बीच में दो निशान है ना, तो माइनस 32 प्लस 52 बटा 2 और माइनस 32 माइनस 52 बटा 2, दोनों ही आंसर हमने इसमें से निकालने हैं। माइनस के 32 प्लस के 52 होते हैं 20, 20 बटा 2 यानी 10, और माइनस 32 माइनस 52 होते हैं माइनस के 84, माइनस 84 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 42 आएंगे। यानी x का जो मान है वो हमारे पास 2 आ गए, x का मान 10 आ गया और x का मान माइनस के 42 आ गए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें आगे अपनी तरफ से सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने हालांकि आंसर लिख दिया, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी इसका। हमें इसको अब देखो, x क्या था, एक धनात्मक संख्या थी 16, तो -42 तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। -42 ऋणात्मक संख्या है। x क्या संख्या थी, हमारे पास एक संख्या के दो पार्ट करने थे, अपने 16 को दो भागों में डिवाइड करना था, तो 16 होने के कारण ये -42 तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो हमारा ये वाला आंसर ही माना जाएगा सही, ये वाला नहीं माना जाएगा। तो हम इसमें आगे कारण ऐड करके इसको आगे कंटिन्यू लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्योंकि x एक धन पूर्णांक है
x एक धन पूर्णांक है, इसलिए x बराबर 10 ही सही हल है। x बराबर 10 ही सही हल है। अतः 16 का बड़ा भाग, 16 को हमने दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया ना, 16 का बड़ा भाग जिसे हमने x माना हुआ है बराबर आ जाएगा x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। और छोटा भाग, छोटा भाग, छोटा भाग को हमने 16 माइनस एक्स माना था, तो 16 माइनस एक्स की जगह पे 10 बराबर 6। तो दो उत्तर आ गए 10 और 6, 10 और 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन अब होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया कैलकुलेशन करके इसकी, x एक धन संख्या है तो x का मान 10 ही सही हल है। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ रहा है छठा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेमी है, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की जो लंबाई है ना वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मान लिया कि भूखंड की जो चौड़ाई है वो x सेंटीमीटर है, तो उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, दुगने से 1 अधिक, यानी x का दुगना 2x और प्लस में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब सेंटीमीटर क्योंकि भूखंड है तो यहाँ पर वैसे मीटर होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कर लोगे। बाकी क्योंकि भूखंड है तो वो मीटर में होना चाहिए, इतनी बड़ी वैल्यू है ना, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उस हिसाब से देख लेना। अब भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली। तो भूखंड आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में 528। अब लंबाई हो गई 2x प्लस 1 और चौड़ाई हो गई x, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 528। 528 इस तरफ आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है जिसे हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए द्विघाती सूत्र लिखना है हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए अच्छे से। इसको लिखने के बाद अब हम इसमें द्विघात समीकरण जो दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग मान पुट करेंगे। x बराबर माइनस बी का मान अब यहाँ पर आपको लिखना है 1, क्योंकि उस समीकरण को देख के लिखना है। अंडर रूट है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान माइनस 528 है, और बटा में 2a, तो 2 इंटू ए का मान 2। सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो प्लस माइनस में आ जाएगा 1 और प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस ये दोनों प्लस में बदल जाएंगे। 4 इंटू 2 8, 8 का गुणा जब हम 528 से करेंगे तो 4224 आ जाएगा। 4224 और 1 4225, और इसका वर्गमूल 65 होता है, तो बाकी टर्म हमने सारी छोड़ दी। इसका मान आ गया 65, माइनस 1 प्लस माइनस 65 बटा 4, एक बार प्लस का सिंबल ले लो, माइनस 1 प्लस 65 बटा 4, एक बार माइनस का सिंबल ले लो, माइनस 1 माइनस 65 बटा 4। 65 प्लस के हैं उसमें से माइनस 1 घटाएंगे तो 64 बच जाएंगे, तो 64 बटा 4 होता है 16, और ये दोनों प्लस के हैं दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 66, माइनस 66 में 4 का भाग देंगे तो माइनस के 16.5 आएंगे। अब आप देखो कि x क्या था, x एक भुजा की माप थी, x भुजा की माप है जो कि सदैव धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर 16 ही सही हल है। जो दो वैल्यू आई है ना उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो प्लस वाली वैल्यू है वो सही है। अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो भूखंड की चौड़ाई जिसे हमने x माना हुआ था वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, और भूखंड की जो लंबाई थी वो 2x प्लस 1 थी, तो 2 इंटू 16, एक्स का मान 16 है ना, तो 2 इंटू 16 32, 32 प्लस 1 33, 33 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन से पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, कौन से, विषम धनात्मक पूर्णांक, और उनके वर्गों का योग है 290। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप इसमें मानोगे पहला और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, उनकी आप इमेजिनेशन करोगे, उनको मान लोगे। पहला विषम पूर्णांक x मान लो, और उसके बाद उसका अगला, क्योंकि क्रमागत है ना दोनों, तो अगला क्या आएगा, अगर मैं x में 1 जोड़ूंगा फिर तो वो विषम संख्या में 1 जोड़ने पर वो सम बन जाती है। विषम में 1 जोड़ा है तो इसके जस्ट बाद वाली जो संख्या है वो सम संख्या होगी। हमें जैसे 1 3 5 7 11 13 ऐसी जो संख्या होती है ना, 51 के बाद 53 और 49 के बाद 51, 41 के बाद 43, इस तरह की
मतलब इनमें सभी में 2 2 का अंतर होता है। विषम संख्याएं 11, 13, 15, 17 इनमें सब में 2 2 का अंतर है। तो हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। पहला विषम पूर्णांक x माना है तो दूसरा होगा x प्लस 2। अब इन दोनों के वर्गों का योग प्रश्न के अनुसार कितना बन रहा है? 290। तो दोनों के वर्गों का योग 290 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। सोल्व करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सोल्व करने पे बराबर में 290। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस में 4x और माइनस प्लस में आ जाएगा 4 माइनस 290 इधर आके माइनस के 290। तो सोल्व कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इन दोनों का घटाओ 286 आएगा। 286 लिखने के बाद अब देखो सभी टर्म्स जो है ना उसमें 2 का डिवाइड हो रहा है। 2 का डिवाइड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 2 से भाग दे दो इसे। एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 2x आ जाएगा और माइनस का इसका हाफ कर दो 143 आ जाएगा माइनस का बराबर में 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसे हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। हम इसमें गुणनखंडन विधि की बजाय द्विघाती सूत्र विधि अप्लाई करेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। मान रखेंगे b का मान 2 है तो माइनस का 2, ये वाला माइनस फिर आगे 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू a का मान 1 सॉरी। तो इसके अंदर अपने देखो माइनस माइनस दोनों प्लस होने के बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे 572 आएगा। इधर 2 का स्क्वायर 4 आ ही गया था, दोनों का जोड़ करेंगे 576 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर दी रूट 576 बटा 2। और अब आगे 576 का वर्गमूल हमें याद है कि 24 होता है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटा 2। अब इसे सोल्व करेंगे आगे तो एक बार प्लस का सिंबल लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का सिंबल लेना पड़ेगा। माइनस 2 प्लस 24 बटा 2 और माइनस 2 माइनस 24 बटा 2, इस तरह से हमने एक बार प्लस का एक बार माइनस का सिंबल लेके इसे आगे लिखना है। अब x की वैल्यू क्या आएगी? इसको सोल्व करेंगे तो 24 प्लस के हैं उसमें से 2 कम हो जाएंगे माइनस वाले, तो 22 बच जाएंगे। 22 बटा 2 होता है 11। ये दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 26 हो जाएंगे। माइनस 26 बटा 2 होता है माइनस के 13। आगे है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि x क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि प्लस वाला जो मान है ना वही सही होगा, माइनस वाले मान को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। x बराबर 11 ही सही हल होगा। अतः पहला विषम पूर्णांक तो हो जाएगा x जो कि आ गया 11 और दूसरा विषम पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2। 11 प्लस 2 होते हैं 13, तो इसका उत्तर आ जाएगा 13। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा ये अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, द्विघात समीकरण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण k प्लस 4 इंटू में इसके एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, के का मान ज्ञात करना है ताकि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएं? वास्तविक भी हों और बराबर भी हो। तो हम इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास दी गई द्विघात समीकरण तो है के प्लस 4 का इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस में के प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1। यहाँ से ए बी सी के मान अगर हम देखें तो a का मान हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा में आने वाली संख्या k प्लस 4, b का मान हो जाएगा x के गुणा में आने वाली संख्या k प्लस 1 और c हो गया अचर पद 1। अब हमें ये याद रखना है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होते हैं ना तो वो किसके बराबर होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर होते हैं। यानी कि प्रतिबंध क्या है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तभी मूल वास्तविक व बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसमें अब मान रख दो बी स्क्वायर यानी कि के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है के प्लस 4 और सी का मान है 1 और बराबर में 0। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 के और प्लस में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। फिर माइनस 4 का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4 का के से गुणा माइनस 4 के, माइनस 4 का गुणा प्लस 4 से तो माइनस के 16 और बराबर में 0। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस के हैं माइनस के 4 के हैं तो माइनस के 2 के बचे, प्लस का 1 है और माइनस के 16 है तो माइनस के 15 बच जाएंगे बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें के का मान तो ज्ञात करना था, लेकिन ये तो एक द्विघात समीकरण बन गई जो कि के में एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे यह चर के में एक द्विघात समीकरण है जिसे हम गुणनखंडन विधि से हल करते हैं। गुणनखंडन से कर लो या फिर आप द्विघाती सूत्र भी लगा के कर लो। तो गुणनखंडन विधि से देख लेते हैं इसे। सबसे पहले तो आप इसमें इस समीकरण के अनुसार मानक द्विघात समीकरण के साथ कंपेयर करके ए बी सी के मान दोबारा से नोट करोगे।
ए होता है एक्स का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 आ जाएगा, बी होता है एक्स का गुणांक माइनस का 2 और सी हो जाएगा अचर पद माइनस के 15। अब जैसा मैंने आपको तरीका बताया था, ए का मल्टीप्लाई सी से कर दीजिए, ए का गुणा -15 से, तो माइनस के 15 आ गए, और -15 को माइनस को इग्नोर करते हुए 15 को देखो, इस 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में, इन्हीं टेबल्स में आता है ये इनके गुणनखंड है 15 के। अब हमें, क्योंकि हमारा जो बी है ना वो माइनस में है, इसको माइनस को इग्नोर कर दो, लेकिन जब हमने ए और सी का जब मल्टीप्लाई किया था वो माइनस में आया था, ए और सी का माइनस मल्टीप्लाई माइनस में आने के कारण हमने इनका घटाव करना है इनमें से संख्याओं का, और लाना क्या है, 2 लेके आना है, 2 लेकर आना है। ऐसी दो संख्याएं जिनका घटाव करने पर 2 आ जाए, तो 3 और 5, 3 और 5 का घटाव 2 होता है, तो हम इसमें लिखेंगे इस 2 की जगह, माइनस की जगह तो माइनस आ गया, 2 को रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो 5 - 3 आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, और इंटू में के तो है ही और माइनस के 15 भी है, बराबर में 0, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 3 के माइनस 15। और अब इसके गुणनखंड रूप में बार बार डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इसके गुणनखंड रूप निकाल लोगे, के -5 और के +3, 0 के बराबर रख दोगे दोनों को, तो के की 2 वैल्यू आ जाएगी, 5, -3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, समीकरण दे रखी है x + 1/x = 3, जहां x का मान 0 नहीं है, वो मानक द्विघात समीकरण में बदलकर हल कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मानक द्विघात समीकरण में इसको चेंज करना है और फिर इसे सोल्व करना है। तो पहले हम द्विघात समीकरण लिखेंगे, x + 1/x = 3, दी गई समीकरण लिखेंगे, सॉरी। अब इसको देखो, बटा में हमारे पास x है, तो बटे वाले x को यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर देखो x का गुणा जब हम करेंगे इस x के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के साथ x का गुणा करेंगे तो बटे वाला x गुणा वाले x से कट जाएगा, केवल 1 बच जाएगा, और बराबर में 3 का गुणा भी x के साथ करेंगे तो 3x आएगा। अब ये 3x इस तरफ आएगा, तो ये समीकरण बन जाएगी x² - 3x + 1 = 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है जिसे हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं, द्विघाती सूत्र इसमें अप्लाई करके सोल्व करना है। तो देखो, द्विघाती सूत्र हम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो पहले द्विघाती सूत्र लिखना होगा, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर हमें मान पुट करने हैं, x बराबर -b का मान, x के गुणा वाली संख्या b होती है, तो माइनस का 3 प्लस माइनस √b² -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, 4 इंटू में a का मान 1 और c का मान भी 1, और बटा में 2a, तो 2 इंटू 1, माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर प्लस का 3 बन जाएगा, और प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 -4 एकम 4, 9 - 4 और बटा में 2 एकम 2। अब बन जाएगा 3 प्लस माइनस √9 में से 4 घटाएंगे 5 बटा में 2, 3 प्लस माइनस √5/2। एक बार आप प्लस में लिख लीजिए 3 प्लस √5/2, और दूसरी बार माइनस में 3 माइनस √5/2, तो 2 उत्तर आ गए इसके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आगे ये हल हो नहीं पाएगा अंडर रूट में संख्या, इसलिए तो इसको यहीं पर हम हटा दें, खत्म कर देंगे सवाल को, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है 10वां, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। इस कथन का बीजगणितीय रूप लिखते हुए क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धन पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 61 है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि पहला धन पूर्णांक x है, तो दूसरा धन पूर्णांक उसके जस्ट बाद आएगी x + 1। वर्गों का योग 61 दिया हुआ है, तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग बराबर में 61। सॉल्व करेंगे, ये x² + x² + 2x + 1 आ जाएगा, इसको खोलने पर बराबर में 61। एक तरफ लाएंगे सारी वैल्यू, 2x² और x² मिलकर, और प्लस का 2x + 1 - 61, ये माइनस का 60 आएगा, 2 से भाग दे देंगे सारी समीकरण में, x² + x - 30 = 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गई। अब इसे हम कोई भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। गुणनखंडन विधि से देखते हैं, तो ABC के मान यहाँ पर हमने साइड में लिखे, और ABC के मान लिखने के बाद हमने देखा कि A और C का मल्टीप्लाई माइनस का 30 आता है, और 30 एक ऐसी संख्या है जो बहुत सारे टेबल्स में आती है, इसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। 30 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के, 6 के, 10 के, 15 के और 30 के, इन सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है, यानी 30 के ये सारे गुणनखंड हैं। ये हमने नोट कर लिए, हमने साइड में रख के। अब आप ये देखो कि माइनस में एक तो आंसर आया है, तो हमें घटाव करना है, और लेकर क्या आना है, x का जो गुणांक है, x का गुणांक 1 है, 1 लेकर आना है, यानी ऐसी दो संख्याएं चुननी है जिनका घटाव करने पर 1 आ जाए।
तो साथ के साथ आप देखो, मैं यहाँ पर अगर 2 में से 1 घटाता हूँ तो 1 आता है, 3 में से 2 घटाते हैं तो भी 1 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 30 भी तो बनना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पर 30 बनना चाहिए। तो क्योंकि हमारा 30 था ना संख्या में ए और सी का मल्टीप्लाई, तो वो दो संख्याएं चुनो जिनका गुणा करने पे कोई फर्क ना पड़े, 30 का 30 ही रहे, लेकिन घटाव करने पर 1 आ जाए। 6 और 5 आपको दिख रही होगी, 6 और 5 30 होते हैं गुणा करने पर, और घटाव करने पर 1 होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा 6x माइनस 5x। ठीक है, इसके आगे 1 लिखा हुआ था ना, उसको हमने 6 माइनस 5 लिखा और फिर आगे कैलकुलेशन करी, तो ये इस तरह से आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। पहली दो संख्याओं में कॉमन ले लिया x, दूसरी दो संख्याओं में से कॉमन ले लिया माइनस का 5, तो हमारे गुणनखंड आ गए इसके दो। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस का 6 और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी प्लस का 5। अब क्योंकि x के दो उत्तर आ रहे हैं, परंतु x क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना यही सही मानी जाएगी, माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। क्योंकि एक x धन पूर्णांक है इसलिए x बराबर 5 ही सही हल है। तो पहला धन पूर्णांक तो हो जाएगा x यानी 5, और दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अर्थात 6। ये 5 और 6 दो उत्तर आ गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से भी एक प्रश्न आपको मिलेगा, और ये जो प्रश्न होता है ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को, तो उसमें से पहला प्रश्न है निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए, ऐसा लिख सकते हो आप। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना है 1 माइनस कोट ए बटा 1 माइनस टेन ए पूरे का होल स्क्वायर, दोनों को प्रूव करना है एक दूसरे के बराबर। तो बच्चों आपको पता ही होगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो सवाल को नोट करोगे, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करोगे, और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लेके आओगे। अगर बराबर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है, कुछ ऐसी टर्म आ जाती है जो आगे सोल्व नहीं हो सकती, फिर हम दूसरी वाली राइट हैंड साइड यानी कि जो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष है ना, इन दोनों को लेके चलना होता है। पहले हमने बायां पक्ष लिया, अगर उसे सोल्व करके दायां पक्ष नहीं बना तो फिर हमें दाएं पक्ष को भी लेना पड़ता है, और उसको भी सोल्व करके बाएं पक्ष का जो आंसर आया ना उसके बराबर लेके आना है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस पूरे टर्म में एक तो 10 है और एक कोट है, तो हम सेम बना देते हैं, इनको 10 में चेंज कर देते हैं। एक को हमने लिख दिया 1/1, और प्लस में कोट को लिख सकते हैं हम 1/10, तो कोट स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/10 स्क्वायर ए, और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर तो है ही। अब इन दोनों टर्म के ऊपर हम बटरफ्लाई रूल लगाएंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, तो इनका लघुत्तम तो आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर ए, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर ए, और बटा में जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए था ना उसको भी हमने बटा के रूप में लिख लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1। अब बटा के नीचे अगर कोई बटा आता है तो हमें उसको मल्टीप्लाई में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहली वाली जो टर्म है 10 स्क्वायर ए प्लस 1, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दिया, आगे पीछे कर सकते हैं हम जोड़ में, और बटा में 10 स्क्वायर ए, ये वाली पूरी की पूरी टर्म ये आ गई, और नीचे वाला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 था ना, इसको हमने उल्टा कर देना गुणा करने में, ऊपर ले जाएंगे ना मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए नीचे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कट जाएगा, और ये बच जाएगा 10 स्क्वायर ए बटा में 1 बटा 10 स्क्वायर ए। आप चाहो तो इसे आगे लिख सकते हो कि ये कोट स्क्वायर ए बन गया। क्या बन गया? कोट स्क्वायर ए, या आप इतना ही पढ़ा रहने दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 बटा 10 स्क्वायर ए। अब आगे ये हल होगा नहीं, आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि छोटे से छोटा रूप बन गया, तो अब हमें राइट हैंड साइड लेके चलनी होगी। राइट हैंड साइड को देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 माइनस कोट ए बटा 1 प्लस 10 ए, और पूरे का होल स्क्वायर है, तो कोट को हम 10 के पदों में लिखेंगे 1/1 माइनस 1/10 ए, और बटा में 1 माइनस 10 ए तो है ही। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 ए माइनस 1 बटा में 10 ए, इसका लघुत्तम लेके सोल्व कर लिया, और बटा में 1 माइनस 10 ए है, ओपन में 1 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, 10 ए माइनस 1 को 1 माइनस 10 ए लिख दिया। कैसे लिखा? अगर ये प्लस की होती तो आगे पीछे तो कर सकते थे, लेकिन ये तो माइनस की टर्म थी, तो माइनस की टर्म में ऐसे आगे पीछे कैसे हो गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है 2, यानी पावर 2 है। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेके जब बाहर निकाला ना इससे वर्गमूल से इसके ब्रैकेट से, तो इस स्क्वायर ने उसको एक माइनस को 2 बार माइनस में चेंज कर दिया, तो और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। माइनस वाली टर्म अगर हमने इसमें देखा कि कॉमन लेने पर वो प्लस की चेंज हो जाती है स्क्वायर होने के कारण, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1
10a-1 को 1 - 10a लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बटा में 10a ये है, और ये वाली टर्म ऊपर नीचे करेंगे तो 1/1 - 10a, 1 - 10a से 1 - 10a कैंसिल आउट हो गई और 1/10a बच गया, जिसका होल स्क्वायर भी पड़ा है, तो 1/10² ये बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था, राइट हैंड साइड का भी यही उत्तर आया, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक समझोगे, क्योंकि इनमें बच्चे हर बार क्वेश्चन में डाउट करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छी सर्वसमीका है, 10a - sin a बटा 10a + sin a बराबर में sec a - 1 और बटा में sec a + 1। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो भी टर्म थी ना उसको साइन कोस में चेंज कर लिया, 10a - sin a बटा 10a + sin a। तो साइन कोस में जब इसको चेंज करेंगे तो sin a बटा कोस a माइनस, ये तो साइन में है ही, और 10a को लिखेंगे sin a बटा कोस a और प्लस में sin a। अब इस वाली टर्म के अंदर अपने देखें तो साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लेंगे, इसमें भी ऊपर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, और इधर नीचे वाली टर्म में भी साइन साइन 2 बार कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से साइन साइन कॉमन लेके हम इसको हटा देंगे। अब देखो, साइन जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा ऊपर 1/cos a, और माइनस यहाँ से ये सारा टर्म ही कॉमन हो गया, तो ये बच गया 1। साइन ए इधर कॉमन ले लेंगे, साइन का कॉमन लेने पर यहाँ बच गया 1/cos a और प्लस में 1, इसमें से साइन कॉमन चला गया तो 1/1 यानी 1 बच गया। जो दो साइन हमने कॉमन लिए थे, एक बटा के ऊपर एक नीचे, तो वो आपस में हो गए कैंसिल। 1/cos होता है sec a, -1 हो जाएगा आगे सामने, और 1/cos 1 यहाँ पर भी sec a लिख दिया और +1। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म हमारी राइट हैंड साइड में पड़ी है, सेम सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। मेन इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें केवल साइन को कॉमन लेकर काटना था और हमारा आंसर हमें मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है तीसरा, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। sin a - 2 sin क्यूब a बटा 2 cos क्यूब a - cos a बराबर 10a। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता होता है। तो आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट करी, लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के बाद इनमें से आप देखो sin a - 2 sin क्यूब a, इसमें से sin a कॉमन आ रहा है, साइन को ले लीजिए कॉमन, आगे बच जाएगा यहाँ से 1 - 2 साइन की पावर 3 थी, तो उसमें से एक पावर कॉमन चली गई तो 2 रहेगी, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और बटा में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, इसमें से भी एक कोस कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए -1। साइन ए ऊपर कॉमन आया है, कोस ए नीचे कॉमन आया है, तो साइन ए और कोस ए जब हम एक दूसरे में डिवाइड करेंगे तो 10a बन जाएगा। तो हमें 10a ही तो चाहिए, बस ये 10a तो बन गया, लेकिन आगे जो सामने जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमें हटानी है यहाँ से। ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी ना, तब कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, तो इनको हम बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे 1 - 2 साइन क्यूब साइन स्क्वायर ए है ना, ये हमारा साइन में है सारी टर्म, लेकिन नीचे वाली जो टर्म है 2 कोस स्क्वायर ए -1, ये कोस में है, तो इनको एक जैसा बना लो, चाहे तो दोनों को साइन में चेंज कर दो, चाहे दोनों को कोस में चेंज कर दो। तो हम ऊपर वाली टर्म साइन वाली रहने देते हैं, कोस वाली को चेंज कर देते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं, देखो कोस वाली टर्म जो है ना उसको चेंज करते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए -1 आना, तो 2 को तो एक बार साइड में रख दिया, कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1 - साइन स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ 2 है, 2 इंटू में 1 - साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू और माइनस में 1, अंदर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए और ये बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज कोस ए, और अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 -2 साइन स्क्वायर ए -1। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ प्लस का, और बाकी सेम टर्म रहेगी, तो बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट साइन ए और 1 - 2 साइन स्क्वायर और बटा में कोस ए 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन ए बटा कोस ए बच गया, साइन ए बटा कोस ए 10a होता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई हमारी बराबर। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास चौथा, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, साइन थीटा बटा 1 + कोस थीटा प्लस 1 + कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको हमने 2 बटा साइन थीटा के बराबर लेकर आना है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा बटा 1 + कोस थीटा और प्लस 1 + कोस थीटा बटा साइन थीटा।
एलसीएम ले लेंगे इसका 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा, दोनों का नीचे वाली वैल्यू का अपने मल्टीप्लाई हो जाएगा। बटरफ्लाई रूल भी कहते हैं इसका कि नीचे का तो नीचे गुणा कर दो, इधर इनका तिरछा गुणा, इधर इनका तिरछा गुणा। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा से, तो 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मतलब एक का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कोस थीटा और प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज आ गया। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर एक बनाएंगे, तो इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस में ये वाला एक और प्लस में 2 कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया एक, प्लस आगे 1 प्लस 2 कोस थीटा और बटा में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। एक और एक 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा और बटा में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों में से आ जाएगा 2 कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। दोनों सेम टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो बच गया हमारे पास 2 बटा साइन थीटा, और 2 बटा साइन थीटा ही तो हमने निकालना था ना, RHS के बराबर आ गया। तो RHS बराबर आ गया, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। पूरा मैं डिटेल में इन क्वेश्चंस को नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अगर आपने इनका अभ्यास किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ये मेरा मानना है। अब अगला इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने वाला। अंडर दी रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के इक्वल, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर इसको बनाकर लाएंगे। अंडर दी रूट में क्या है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, नोट कर लो। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रूट लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में रूट गायब है। दोनों तरफ से रूट हमने गायब करना है, एक तरफ तो गायब है दूसरी तरफ से गायब करना है। तो देखो बच्चों, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा है, अगर ऐसी की ऐसी टर्म एक और बन जाए तो होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, और होल स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा के जैसा एक और 1 प्लस कोस थीटा लाने के लिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा के गुणा में 1 प्लस कोस थीटा, जब हमने ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी सेम वैल्यू का गुणा करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन में कोई अंतर ना आए। ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। इसके बाद आगे इधर इस साइड देखिए, आगे सॉल्यूशन इसका, अंडर द रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सर्वसमीका 1 अप्लाई कर दी इसमें, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली टर्म है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ये अंडर रूट हटेगा तो ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर था ना, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 बटा साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और प्लस में कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो दोनों वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, RHS के बराबर आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है प्रूव। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर x है तथा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर y है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में y बराबर 2x। इसको प्रूव करना है। हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, बस x और y की वैल्यू रख के इसको सोल्व करना है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में y, और इसमें हम x की जगह पर रिप्लेस करेंगे x को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से, और y को रिप्लेस करेंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा से। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, और इंटू में y है इसके साथ तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में 1 ये वाला, और इनटू में जो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा था ना, इसको हम लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, सेक को तो लिख दिया 1 बटा कोस थीटा, और प्लस में कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों का जोड़ 1 होता है, तो 1 प्लस
2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में ये वाला 1। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, एक और बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बटा में ये वाला कोस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा, दोनों आपस में हो जाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो दोनों आपस में हट जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर। और बचेगा क्या, केवल 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, 2 तो ये आ ही गया और साइन थीटा प्लस कोस थीटा है एक्स के बराबर है, तो 2x आ जाएगा, जो कि हमारी इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड थी। तो RHS आ गया हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई इक्वल। तो क्वेश्चन इस तरह से हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इसके बाद 8वां सवाल है, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा और बराबर में साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको भी एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले हम पहली सर्वसमीका ले लेते हैं, सॉरी हम इसमें ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। सेक थीटा से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 बटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा आ जाएगा। 1 बटा सेक होता है कोस थीटा और प्लस में सेक थीटा बटा सेक थीटा आपस में कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। अब इसको और आगे हल नहीं कर सकते, यानी हमारी राइट हैंड साइड हमें प्राप्त नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम राइट हैंड साइड को लेकर सोल्व कर लेंगे आगे। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा बटा में है, ऊपर साइन वाली टर्म है, तो साइन वाली टर्म को हटाकर हम कोस वाली टर्म लेकर आएंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म है ये, तो एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और बटा में 1 माइनस कोस थीटा है। 1 माइनस कोस थीटा आपस में कैंसिल हो गए, केवल बच गया 1 प्लस कोस थीटा। और 1 प्लस कोस थीटा हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब हल किया था ना, तो ये सेम ही वैल्यू आई थी। कोस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोस थीटा सेम होते हैं, ठीक है, बराबर में LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है प्रूव। तो चैप्टर नंबर 8 जिसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने समझे होंगे एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने वाला। अब हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है 13वां सांख्यिकी, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो लुप्त बारंबारता x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आपको टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ऐसे करते करते 900 से 1000 तक दे रखे हैं। और बारंबारता वाला कॉलम दूसरा कॉलम दिया हुआ है जिसमें हमें बारंबारताएँ लिखी हुई मिल रही है 2, 5, x, 12, 17, 20, y 9, 7, 4। अब हमें इसमें ये दिया हुआ है कि बारंबारताओं का योग, इन सभी का योग तो 100 है, लेकिन x और y की जगह पर क्या आएगा, यदि शर्त ये है कि इसका माध्यक 525 आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वैल्यू है, इनको क्या किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, पहले तो हमने, क्योंकि इसमें माध्यक ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल वाला कॉलम बना लिया, बारंबारता वाला कॉलम बना लिया। तीसरा एक और कॉलम बनता है इसमें संचयी बारंबारता वाला, जिसमें बारंबारताओं का हमें संचय करना पड़ता है, यानी इकट्ठा करना पड़ता है, बारंबारताओं को जोड़ करके लिखना पड़ता है। तो पहली बारंबारता 2 थी, तो यहाँ पर 2 के सामने 2 आ गया। 2 में अगला मान 5 जोड़ दिया 7, 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 जोड़ेंगे तो 7 और 12 19, 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स में 17 जोड़ेंगे तो 19 और 17 36, 36 प्लस एक्स। ऐसे मान सारे जोड़ते जाएंगे, इसमें फिर 20 जुड़ेगा 56 प्लस एक्स, फिर y को ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 9 ऐड होएगा, 56 में 9 जोड़ दिए 65 और आगे x प्लस वाई एज इट इज लिखा जाएगा। 65 में 7 जोड़ दिए 72, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 में 4 जोड़ दिए 76, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये सारे वैल्यू आ गए। अब देखो, इसके बाद हमें माध्यक करने का जो मेथड है ना, वो अप्लाई करना है। पहले तो ये बात है कि इसमें आंकड़ों का जो माध्यक है वो कितना है, 525 है। ओके, 525 इसमें माध्यक हमें दिया हुआ है। तो एक बात तो ये थी कि इनका मान जो है टोटल जोड़ करने पे 100 आता है। अगर इनका जोड़ करने पर 100 आता है तो हमें 100 का आधा करना पड़ता है, n/2 बराबर 50 निकालना पड़ता। और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इसमें हम, क्योंकि
एक्स और वाई दिया हुआ है तो हम एग्जैक्ट नहीं आइडिया लगा सकते कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो उसका ये तरीका है कि आपको जो माध्यक दिया हुआ है ना, ये वाला जो माध्यक है आपके पास 525, इस 525 को देखो कि कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है। ये आ रहा है 500 से 600 के बीच में, यानी हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो ये वाला वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा होगा, 500 से 600। अब इसके अनुसार हमें मान लिखने हैं। तो सबसे पहला मान होता है सी एफ होता है जो हमने वर्ग अंतराल लिया है ना, उसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, ये वाली 36 + x। एफ होता है बारंबारता 500 से 600 वाले वर्ग अंतराल के अंदर आने वाली बारंबारता 20। एल होता है इनका निम्न सीमा 500। एच होता है इन दोनों का अंतर, और n/2 तो आपको बता ही दिया। टोटल बारंबारताओं के योग में 2 का भाग दे दो, 50 आ जाएगा। ये सारे मान हमने इसमें से लिख लिए। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हमें क्या निकालना है, माध्यक बराबर 525 दिया हुआ है। माध्यक का फार्मूला लिखा L + n/2 - CF/F गुणा में H बराबर में 525। L की जगह पर 500 लिख दिया, प्लस में n/2 हो गया 50, -36 - x बटा में 20 गुणा में 100 बराबर में 525 है। देखो ये CF का जो मान था ना वो 36 + x था, लेकिन माइनस होने के कारण यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस की होगी, -36 - x। अब 100 के बटा में 20 है तो ये आपस में कट जाएंगे, 5 पर 20 कट जाएगा, 100 को काट देगा 5 के ऊपर। ये 500 इस तरफ आएगा, माइनस का 500, यहाँ पर 50 में से 36 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, और आगे माइनस का x है, गुणा में 5 है। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 × 5 = 70, -5 का x के साथ गुणा 5x। 525 में से इस तरफ 500 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, 70 इधर माइनस में जाएगा, माइनस के 70, माइनस के 5x बराबर आएगा -45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। x का मान इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा रह गया y ज्ञात करने के लिए हमें ये पता है कि जो बारंबारताएं थी ना उनका योग 100 था। 76 + x + y, ये बारंबारताओं का योग हमने निकाला था, बराबर में 100 आ गया। तो 76 + x का मान अभी अभी हमने निकाला है 9, प्लस में y बराबर में 100। y का मान आ जाएगा 100 माइनस इन दोनों का जोड़ 85, माइनस में हो जाएंगे, तो y का मान 15 आ गया। इस तरह से हम लिखेंगे x बराबर तो 9 और y बराबर 15। हमारा x और y हमने ज्ञात कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवनकाल दिया हुआ है, बारंबारता दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़े से आंकड़े इसमें अजीब से लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये इजीली आप कर पाओगे। देखो बहुलक पूछा है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें टेबल जो बनानी होती है वो ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो जीवनकाल दिया हुआ है ना, जीवनकाल हमारा जो भी घंटों में और बारंबारता दे रखी है, एज इट इज़ हमने नोट कर ली। अब हमें ये देखना होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ इन बारंबारताओं में से सबसे बड़ी बारंबारता 61 है। तो हमारा 61 के जो सामने वाला जो वर्ग अंतराल है 60 से 80, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब हमें इसमें कुछ वैल्यू लिखनी होती है, तो उनमें से जो 61 है ये तो है हमारा F1, इसके ऊपर वाला जो बारंबारता है ये F0, और इसके नीचे वाली बारंबारता F2 है। ये हमने यहाँ लिखा, F0 तो हो गया 52, F1 हो गया 61 और F2 हो गया 38। L आपको पता ही होगा, L क्या होता है, बारंबारताओं में बहुलक वर्ग जो हमने निकाला था 60 से 80, उसका छोटे वाला मान 60, ये L हो गया। H हो गया इनकी हाइट, इनका अंतर, 60 और 80 का अंतर 20 होता है। ये सारे 5 के 5 मान अब हमने सूत्र के अंदर रख के आंसर निकालना है इसका। तो नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद फॉर्मूला लगाकर सोल्व। बहुलक होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। इस पूरे फॉर्मूले में मान रखेंगे, L का मान 60 प्लस F1 का मान 61, फिर माइनस F0 का मान 52, 2 गुणा F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 गुणा में H का मान 20। सारे मान लिख के जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आखिर में हमारे पास आ जाएगा 60 + 5.625, यानी 60 और 5 65, 65.625 घंटे। ये आ गया बहुलक जीवन काल घंटों में। ठीक है, आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों के आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। अब इस क्वेश्चन में आपको
आयु तो दे रखी है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ। पॉलिसी धारकों की संख्या को भी आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉलिसी धारकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई क्रम में है। हमें हमारे पास बढ़ते हुए क्रम की बजाय बारंबारताएं चाहिए। ये तो संचयी बारंबारता आ गई और इधर वर्ग अंतराल भी नहीं है। तो क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पहले क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन की जब शुरुआत करेंगे तो हमें ये चीज़ें नोट करनी है। देखो क्या करना होगा हमें। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या नहीं है, एक तो वर्ग अंतराल नहीं है और एक हमारे पास क्या नहीं है, इसमें बारंबारताएं नहीं है। संचयी बारंबारता तो है। तो पहला काम आप देखो कि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो 18 साल से बड़े हैं या 18 साल के हैं या 18 साल से बड़े हैं। तो 20 से कम का मतलब क्या हुआ, 15 से 20 वाली सारी एज हम ले सकते हैं। फिर 5-5 का गैप है, देखो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, सभी में 5-5 का गैप आ रहा है। तो हम वर्ग अंतराल भी उसी तरह का ही बनाएंगे। और ये जो हमें बारंबारताएं दे रखी है ये संचयी बारंबारताएं, देखो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये हमने सारी लिख दी। संचयी बारंबारता वाला मान हमें पहले दे दिया। संचयी बारंबारता हालांकि तीसरे कॉलम में बनती है लेकिन ये हमें पहले ही पता लग गई। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब हमें संचयी बारंबारताओं से उल्टा चलते हुए बारंबारता f निकालनी है। और बारंबारता f निकालने का तरीका क्या होगा, पहली बारंबारता तो सीधी आ जाएगी। दूसरी बारंबारता इस 6 में से ऊपर वाला मान माइनस कर दो, 6 में से 2 घटा दो, 4 आ जाएगी। तीसरी बारंबारता 24 के सामने क्या आएगा, 24 में से 6 घटाकर 18 आ जाएगा। फिर 45 के सामने बारंबारता क्या आएगी, 45 में से 24 घटा दो, 21। नीचे वाली बारंबारता में से ऊपर वाली बारंबारता घटानी है। 78 के सामने आएगा बारंबारता, 78 में से 45 घटाकर 33। 89 में से क्या घटाएंगे, 78, तो 11 आ जाएगा। 92 में से 89 घटाएंगे 3 आएगा। 98 में से 92 घटाएंगे 6 आएगा। और 100 में से 98 घटाएंगे 2 आएगा। इस तरह से हमने ये सारी बारंबारताएं ज्ञात कर ली। अब ये सवाल हमारा माध्यक ज्ञात करने के तरीके से हो जाएगा। n/2 का मान, n का मान 100 है तो 100/2 यानी 50। और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबार यहाँ नहीं देखना, अभी यहाँ देखना है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये है 78, 78। 78 के हिसाब से अब हमने ये क्वेश्चन करना है। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता तो 78 है। तो इसके अंदर हमें कुछ मान निकालने हैं। एक तो CF निकालना होता है, तो CF तो ये हो जाएगा 78 के ऊपर वाला मान 45। F होता है इसी कॉलम के अंदर आने वाला, F वाले में 33, ये F का मान हो गया। L होता है ये वाला मान और H होता है इन दोनों का अंतर जो कि 5 आएगा। ये हम अगले पेज पे करते हैं। देखो CF का मान 45, F का मान 33, L का मान 35 और H का मान 45। फिर हम माध्यक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L + n/2 - CF/F गुणा में H। इसमें मान रखेंगे, L का मान 35 + n/2 50 - CF 45 बटा में F का मान 33 गुणा में 5। 50 में से 45 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 के गुणा में 5, 25, 25/33, 25/33 होता है 0.75। तो 35 + 0.75 हो गया 35.75। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए माध्यक आयु आ गई। माध्यक आयु हो गई 35.75। तो प्यारे बच्चों ये था चैप्टर नंबर 13 और 13 से संबंधित चैप्टर नंबर से संबंधित 4 अंकों का जो निबंधात्मक प्रश्न आता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो, फिलअप यानी रिक्त स्थान वाले हो, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घउतरात्मक या फिर निबंधात्मक टाइप के प्रश्न हो। सभी के सभी आप 6 वीडियो के लिंक है जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखकर वीडियो से तैयारी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही मेहनत करी होगी इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए और आपका फल, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे अंक लाओ। थैंक यू, बाय बाय।